हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज ऑफ लर्नो हब। तो मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग, हमारा चैप्टर नंबर 4 11th का, और इनऑर्गेनिक का चैप्टर, दूसरा चैप्टर हम लोग कह सकते हैं। ओके, इनऑर्गेनिक के लिए, नीट के लिए जो हम लोग ने उसका कॉन्सेप्ट एड-ऑन सीखना शुरू किया है, उसके कॉन्सेप्ट सीखना शुरू किया है। ओके, तो इसमें हम, ये दूसरा वीडियो है, तो इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें हम लोग ने कुछ कॉन्सेप्ट्स कवर किए हुए। आपने अगर वो मिस किया होगा तो आप जाके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लुईस स्ट्रक्चर्स हम लोग ने उसमें पढ़े हुए हैं, लुईस सिंबल्स, लुईस स्ट्रक्चर्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे वेस्पर थियरी को समझने के लिए। ओके, जो हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एंड लेट्स रॉक। जो मैंने क्लासिफिकेशन किया था, थोड़ा ब्रीफली डिवाइड किया था चैप्टर को, तो हम लोग पहले वाले कॉन्सेप्ट एड ऑन में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मॉडल, ऑक्टेट रूल, लुईस सिंबल, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं, बहुत सारे मतलब जो स्टेप्स है वो हम लोग ने देखे, 2-3 स्ट्रक्चर्स भी हम लोग ने प्रैक्टिस किए, रेजोनेंस क्या है वो सब भी देखा हम लोग ने। तो यहां तक हम लोग पहुंच गए। अब इस वीडियो में हम लोग फॉर्मल चार्ज से शुरू करेंगे आगे के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना। ओके, तो फॉर्मल चार्ज से शुरुआत करते हैं। अब फॉर्मल चार्ज क्या है, देखो, हम कोई भी पॉलीएटॉमिक अनायन या फिर कटायन लो तो उसके ऊपर हमें कुछ चार्ज दिखता है, तो वो चार्ज होता है उस टोटल पूरे के पूरे आयनिक स्पीशीज पर। ओके, वो चार्ज किसी पर्टिकुलर एटम का नहीं दिख रहा है हमें, पूरे के पूरे स्पीशीज पर वो पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है, ऐसा होता है। पर अगर हम चाहे कि भाई साहब हमें उस पर्टिकुलर स्पीशीज के अंदर हर एक एटम पर कितना चार्ज है वो देखना है, तो इसी को कहते हैं फॉर्मल चार्ज। ओके, जो हम लोग लुईस स्ट्रक्चर की मदद से हम लोग बता सकते हैं कि भाई फॉर्मल चार्ज कितना है। अब एक सिंपल सी बात बता देता हूं, ये फॉर्मल चार्ज जो है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है ये बेस्ड है ऑन द व्यू ऑफ बॉन्डिंग, जो प्योरली कोवैलेंट व्यू है। प्योरली कोवैलेंट व्यू मतलब क्या, कि भाई बॉन्डिंग कैसे होती है, प्योरली कोवैलेंट वे में होती है। कोवैलेंट वे में मतलब भाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही होगी बॉन्डिंग। ओके, शेयर्ड पेयर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर शेयर्ड इक्वली बाय द नेबरिंग एटम्स। ओके, इसी व्यू के आधार पर जो बॉन्डिंग हो रही है, ओके, इसके ऊपर बेस्ड है हमारा फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट। ओके, अब ऐसा क्यों है, देखो, क्योंकि हम लोग जो बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स, जो मैं अभी बताऊंगा आपको फॉर्मूला, उसमें हम लोग यही कंसीडर करते हैं। तो देखो फॉर्मूला देख लेते हैं फटाक से। तो फॉर्मल चार्ज, ओके, पर्टिकुलर एटम के ऊपर, ओके, किसी भी हमारे सपोज ये आयनिक स्पीशीज में, ओके, क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला एकदम। तो आप बोलोगे सर ये तो एक टेक्स्ट बुक में लंबा चौड़ा फॉर्मूला दिया, आप कैसे सिंपल बोल रहे हो? देखो सिंपल है, बताता हूं। पहला क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लेना है। देखो फिर से आ गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, पीछा नहीं छोड़ेंगे वेस्पर तक। ओके, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लेना है, उसके बाद उनको माइनस करना है नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग पेयर्स से। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे लिख देता हूं मैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, ऑफ नॉन बॉन्डिंग पेयर। ओके, या फिर नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे भी बोल सकते हो आप, माइनस नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और ये जो नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स है इसको डिवाइड करना है बाय 2। अब ये नॉन बॉन्डिंग बॉन्डिंग में बहुत गफला होता है, ओके, गड़बड़ होती है। तो नॉन बॉन्डिंग पेयर मतलब लोन पेयर, ये तो आपको पता ही होगा, अब नहीं पता होगा तो आप समझ में आ गया होगा। तो ये जो नॉन बॉन्डिंग पेयर है, ओके, नॉन बॉन्डिंग पहले लिखना है, ना कोई भी चीज करने से पहले इंसान की टेंडेंसी होती है ना मैं नहीं करूंगा, वैसे ही इनकी भी टेंडेंसी वैसी है, ना वाले ले लो, नॉन बॉन्डिंग वाले ले लो, फिर बाद में मान जाएंगे, चलो ठीक है कर लेते हैं बॉन्डिंग, तो फिर बॉन्डिंग पेयर। आगे बात समझ में, ऐसे याद रख लो। तो ये है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला को हम लोग यूज कर सकते हैं और किसी भी हमारे लुईस स्ट्रक्चर में, ओके, जो पर्टिकुलर स्पीशीज का है उसके एटम का फॉर्मल चार्ज, उस पर्टिकुलर स्पीशीज में जो एटम्स है उनके ऊपर का फॉर्मल चार्ज ढूंढ सकते हैं। तो फटाफट हम लोग देखो यहां पर NH4+, ओके, इसका लेते हैं एग्जांपल। अब देखो NH4+, इसमें हर एक एटम के ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना है, ओके, नाइट्रोजन एटम, इस नाइट्रोजन के एटम के ऊपर और ये 3 हाइड्रोजन एटम्स के ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना है ढूंढेंगे। ओके, तो इसके लिए हम लोग पहले लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे। लुईस स्ट्रक्चर के लिए फटाफट वो 6 स्टेप्स फॉलो करने हैं। नाइट्रोजन देखो, ओके, 7 2, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। हाइड्रोजन 1 into 4 होता है, 5 + 4 9 होता है। अब देखो ब्रेक लगाओ, क्योंकि देखो क्या है, पॉजिटिव चार्ज दिया है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से हम लोग एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे। पढ़ा है हम लोग ने ये रूल, राइट, लुईस स्ट्रक्चर सीखते समय। ओके, पिछले वाले वीडियो में हम लोग ने देखा अच्छे से। तो
8 इलेक्ट्रॉन्स हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, सबसे पहली चीज ये हमको क्लियर हो गई। फिर फटाफट बीच में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, ओके। हाइड्रोजन तो नहीं हो सकता, हमको पता ही है वो क्यों नहीं हो सकता, ओके। 4-4 बॉन्ड तो नहीं बनाएगा नाइट्रोजन के साथ, मतलब हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन ऐसे जुड़ेगा नहीं, राइट। तो ऐसे, ओके, क्लियर हो गई बात। अब मैंने क्या कर दिया, सेंट्रल एटम लिख दिया। तीसरा स्टेप में मैंने टर्मिनल एटम्स का सेंट्रल एटम के साथ सिंगल बॉन्ड भी बना दिया। उसी में हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि सिंगल बॉन्ड जो है उसके इलेक्ट्रॉन्स को माइनस करेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन से, तो सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन 8 हो गए, देखो तो टोटल इलेक्ट्रॉन से माइनस कर दिया, 8 - 8 0 हो जाएंगे भाई, तो बचे ही नहीं कुछ इलेक्ट्रॉन। तो अच्छी बात है, अपना काम ही बच गया। देखो क्योंकि 0 है तो आपने को आप टर्मिनल एटम पर कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं, वैसे भी तो करना पड़ता तो भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि देखो हाइड्रोजन ही है, कुछ डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। 2 2 2 2 पहले ही डुप्लेट कंप्लीट हो चुका है इनका, ओके। तो फोर्थ स्टेप तो हो गई अपनी। फिफ्थ स्टेप तो 8 इलेक्ट्रॉन्स करेक्ट। सिक्स स्टेप इसका भी ऑक्टेट पूरा हुआ है नाइट्रोजन का, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 खत्म। तो इसको अगर मैं बस यहाँ पर प्लस लिख दूं, हो गया अपना लुईस स्ट्रक्चर। अब इस लुईस स्ट्रक्चर के आधार पर फॉर्मल चार्ज ढूंढेंगे नाइट्रोजन और इन हाइड्रोजन एटम्स पर। तो पहले मैं फटाफट इस हाइड्रोजन एटम पर ढूंढ लेता हूं, बाकी के सारे हाइड्रोजन एटम्स पर सेम ही फॉर्मल चार्ज होगा, ओके। तो किसे ढूंढेंगे, हाइड्रोजन एटम पर फॉर्मल चार्ज, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है 1 माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स, मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ओके। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के पास तो कुछ लोन पेयर है नहीं, एक लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो कुछ है ही नहीं, तो मतलब 0, ओके। और नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स, तो बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के पास कितने हैं, देखो 1 2। अब प्योरली कोवैलेंट व्यू में क्यों जानबूझ के प्योरली कोवैलेंट व्यू पर बेस्ड मैंने बोला था, यहां पर बताऊंगा। देखो ये हाइड्रोजन है ना, इसका हक है इन 2 इलेक्ट्रॉन्स पर, और ये ऐसा हक जताता है कोवैलेंट बॉन्ड में ही, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड में ही शेयरिंग होती है ना इलेक्ट्रॉन्स की। तो पर्टिकुलर एटम जो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है दूसरे एटम के साथ, दूसरा एटम जो इलेक्ट्रॉन इस एटम के साथ शेयर कर रहा है, दोनों का भी समान हक होता है उन एटम्स पर, क्योंकि शेयरिंग क्या हो रही, इक्वली हो रही है, राइट। ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है। और दूसरी बात, कोवैलेंट बॉन्ड में यहां पर हम लोग इसका हक मान लेते हैं इसके ऊपर, ओके। इसलिए प्योरली कोवैलेंट व्यू पर ही डिपेंड करता है हमारा फॉर्मल चार्ज वाला कैरेक्टर, ओके, कॉन्सेप्ट। अब आगे देखना है, देखो ये जो हमारा हाइड्रोजन है, देखो 1 लिया मैंने -0, ओके, नॉन बॉन्डिंग पेयर, और बॉन्डिंग पेयर कितने हैं, 2 है, ओके। बॉन्डिंग पेयर, एक बॉन्डिंग पेयर है, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक बॉन्डिंग पेयर में, 2, तो मैंने 2 लिया, डिवाइड बाय 2 कर दिया, ओके। तो 2 - 2 डिवाइड बाय 2 1 हो गया, +1 ये है, ओके, -0 -1 +1 -1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 0 ही बचा, राइट। तो हाइड्रोजन के ऊपर 0 फॉर्मल चार्ज है इस वाले, ओके। वैसे आप कैलकुलेट करोगे, बाकी के सारे हाइड्रोजन के ऊपर भी 0 फॉर्मल चार्ज है। अब बचा नाइट्रोजन, इसके ऊपर का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे, और फिर क्या होगा मालूम है, इन सारे एटम्स के फॉर्मल चार्ज को हम लोग अगर सम कर देंगे तो हमें मिलेगा, देखो इस पर्टिकुलर पॉलीएटॉमिक आयन के ऊपर का चार्ज। देखना जादू, देखना मैजिक, देखना। नाइट्रोजन का करते हैं हम लोग, ओके। तो नाइट्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 5, ओके। फिर नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर देखो नाइट्रोजन के ऊपर कितने हैं, 0, कोई भी लोन पेयर है नहीं। और फिर माइनस, अब देखो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 बॉन्डेड पेयर्स है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ओके। एक बॉन्डेड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय 2 करना भूलना मत, नहीं तो कुछ आंसर अलग ही आएगा, ओके। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 5 -0 तो छोड़ दो, 5 - 4 कितना होता है, 1 1 मतलब +1। तो देखो नाइट्रोजन के ऊपर +1 है। अब इन सारे एटम्स के फॉर्मल चार्जेस को ऐड करो, आपको मिल जाएगा +1, देखो 0 +1 +1 खत्म। आ गई बात समझ में, हो गई बात क्लियर। वैसे ही मैं चाहता हूं कि आप ये NO3- का लुईस स्ट्रक्चर बनाओ, ओके। इसमें भी आप ढूंढो, ओके, हर एक एटम के ऊपर का फॉर्मल चार्ज, ओके। हर एक एटम के ऊपर का फॉर्मल चार्ज ढूंढने के बाद आप उसका सम कर दो, तो आपको पक्का 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 -1 सम मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो अब फॉर्मल चार्ज के बारे में देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, इंपॉर्टेंस इसका बता देता हूं, मैकेनिज्म में इसका इस्तेमाल होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ओके। और एक इंपॉर्टेंट चीज है फॉर्मल चार्ज की जो आपको समझनी चाहिए, कि भाई जो फॉर्मल चार्ज दिखता है हमें, ओके, मतलब फॉर्मल चार्ज जो है एटम्स के ऊपर, सपोज मैंने ये ओजोन का एटम लिया, ओके, बीच वाले के ऊपर +1 फॉर्मल चार्ज है, -1 होता है टर्मिनल वाले के ऊपर, किसी भी एक टर्मिनल वाले के ऊपर -1 होगा, ओके, इसके ऊपर होगा 0, ओके। तो अब इसका मतलब ये नहीं होता कि भाई साहब
ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, मैंने रफ स्ट्रक्चर बनाया, मैंने बस फॉर्मल चार्ज बनाया, लुईस स्ट्रक्चर नहीं बना के दिखाया मैंने। ओके, तो ये और ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, ये नहीं बता रहा है कि भाई यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, मतलब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कम है। ओके, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कम है, ऐसा कुछ नहीं बताता फॉर्मल चार्ज, याद रखना। ओके, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, फॉर्मल चार्ज के सबसे ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब फॉर्मल चार्ज ऐसा कुछ नहीं बताता। और अब तीसरी इंटरेस्टिंग चीज, फॉर्मल चार्ज हमें मदद करता है सिलेक्ट करने में, ओके, ऐसा लुईस स्ट्रक्चर जो सबसे ज्यादा स्टेबल हो या फिर उसकी एनर्जी सबसे कम हो। ओके, क्योंकि देखो आपने अगर देखा होगा, जैसे कि ओजोन के केस में हम लोग को दो लुईस स्ट्रक्चर्स मिले थे, और वो दोनों भी लुईस स्ट्रक्चर्स क्या थे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थे। ओके, तो ऐसे हम लोग को अगर आपने NO2 माइनस का, ओके सॉरी NO3 माइनस, ओके, इसका अगर आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स निकालने की कोशिश की होगी, जो आप करोगे, बिल्कुल करोगे अभी। ओके, तो अगर आपने की नहीं होगी तो अभी पॉज करो, करके देखो। तो इसके बाद, करने के बाद अगर शायद आपने अभी कर लिया होगा, तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई इसके भी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब इसके पॉसिबल 3 लुईस स्ट्रक्चर्स हैं, जो तीनों भी राइट है। अब इन तीनों लुईस स्ट्रक्चर्स में से ऐसा कौन सा लुईस स्ट्रक्चर है जो लुईस स्ट्रक्चर हमें, मतलब जो लुईस स्ट्रक्चर लोएस्ट एनर्जी का है या फिर सबसे ज्यादा स्टेबल है, वो कैसे बता पाएंगे हम लोग? इस तरह से बता पाएंगे। ओके, ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। पहली चीज, एक तो अगर ओके जो तीनों भी लुईस स्ट्रक्चर है उनमें हम लोग फॉर्मल चार्ज ढूंढेंगे, और जिस लुईस स्ट्रक्चर में ओके एटम्स के ऊपर सबसे कम फॉर्मल चार्जेस होंगे, ओके +1 -1 ऐसे, या फिर 0 भी होगा फॉर्मल चार्ज सभी एटम के ऊपर, तो इसका मतलब हमारा वो स्ट्रक्चर है लोएस्ट एनर्जी वाला स्ट्रक्चर। ओके, या फिर अगर आपके पास 2 ऐसे स्ट्रक्चर्स, लुईस स्ट्रक्चर्स है जिनमें एटम्स के ऊपर सेम टू सेम फॉर्मल चार्जेस है। ओके, सेम टू सेम मतलब ऐसा नहीं कि सेम एटम पर यहाँ पर +1 है, यहाँ पर भी +1 है, मतलब सपोज +1 -1 है, तो दूसरे वाले में भी दूसरे एटम पर +1 है, पर -1 भी दूसरे एटम पर है। ओके, मतलब चार्जेस जो है यहाँ पर इस वाले स्ट्रक्चर में +1 -1 है, दूसरे वाले में भी +1 -1 है। ओके, भले वो अलग अलग एटम्स पर क्यों ना हो, पर चार्जेस कितने हैं? +1 -1 +1 -1, तो टाई ब्रेकर हो गया ना, राइट। स्मॉलेस्ट फॉर्मल चार्जेस दोनों भी स्ट्रक्चर में आ रहे, तो इसके लिए टाई ब्रेकर रूल ये है कि भाई जो भी हमारा लुईस स्ट्रक्चर है दोनों में से, उस लुईस स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज अगर जिस भी लुईस स्ट्रक्चर में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर होगा, ओके, तो वो लुईस स्ट्रक्चर हमारा होता है लोएस्ट एनर्जी वाला लुईस स्ट्रक्चर। ओके, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर, जिस भी स्ट्रक्चर में ये होगा वो हमारा लोएस्ट एनर्जी होगा, अगर ये चीज सेम है तो। अब इसको थोड़ा दिमाग के ऊपर से बाउंस हो जाएगा, इसलिए मैंने एक एग्जांपल लिया, फटाफट देख लेते हैं इसको, N2O को। ओके, तो देखो N2O का लुईस स्ट्रक्चर बना लेते फटाफट एकदम। ओके, कितने सारे लुईस स्ट्रक्चर्स बनेंगे देखते हैं हम लोग। पहले एक लुईस स्ट्रक्चर पहुंचते, बाद में दूसरा तीसरा भी ऑटोमेटिकली बन जाएगा, मतलब पहले वाले से ही दूसरा तीसरा भी बन जाएगा। ओके, तो देखो नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। नाइट्रोजन के ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अपने कितने होंगे? 5। ओके, 2 है तो इसलिए 5 × 2 प्लस ऑक्सीजन 6, राइट, तो 10 + 6 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, अब सेंट्रल एटम देखो, नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, फिर भी नाइट्रोजन मतलब अपना नाइट्रोजन ही सेंट्रल एटम होगा, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। ओके, तो सेंट्रल एटम अगर नाइट्रोजन है तो और एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन है। ओके, तो तीसरा स्टेप लगा दिया, एक ऑक्सीजन एक नाइट्रोजन। ओके, तो देखो N2O हो गया। ओके, अब तीसरे स्टेप में देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स माइनस कर दिया मैंने, 12 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। फोर्थ स्टेप में ये 12 इलेक्ट्रॉन्स को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा कि भाई ऑक्टेट पूरा हो टर्मिनल एटम्स का। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया ऑक्टेट पूरा इसका। देखो 6 7 8, 6 7 8 दोनों का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। 12 इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए मैंने, बात खत्म। ओके, फोर्थ स्टेप हो गया, कुछ बचा नहीं तो इसके ऊपर दे नहीं सकते कुछ। फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे? चेक करेंगे, तो ये 6 12 और ये 4 16, तो 16 बरोबर है। सिक्स स्टेप में क्या? सेंट्रल एटम का ऑक्टेट है कि नहीं चेक करेंगे, तो है ही नहीं भाई। देखो 1 2 3 4 4 ही तो इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट का है, और 4 चाहिए, और 4 चाहिए, तो क्या करेंगे हम लोग? अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो हम लोग इससे एक निकलवा लेते हैं अब। ओके, यहां से एक निकलवा लेते, ओके, और फिर यहां से एक निकलवा लेते, मतलब यहां से एक पेयर यहां पर लेके आएंगे, यहां से एक पेयर यहां पर लेके आते। ओके, क्लियर हो गई बात? तो क्या क्या होगा, देखो अब ये मिलेगा हमें, ये N सिंगल बॉन्ड है, यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। N ये चला गया, 2 लोन पेयर, टिक 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 टिक। ओके, फिर ये लोन पेयर देखने में आपको दिक्कत होगी, इसलिए मैं थोड़ा डॉट डार्क कर रहा हूं। फिर उसके बाद यहां से यहां पर गया तो ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा। ओके, 1 2, फिर टिक 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 2 लोन पेयर, ऐसे। तो ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा हमें। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर हो गई बात?
तो 8 हमारे हो गए क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इस नाइट्रोजन के लिए। तो ये बेचारा अब खुश हो गया बस। हाँ, तो देखो 8 हो गए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो ये अपना लुईस स्ट्रक्चर है। पर इस लुईस स्ट्रक्चर को, इसी स्ट्रक्चर को मैं कुछ और तरीके से भी लिख सकता हूं। ओके, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो इसी को अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, मैं अब इसी में से घुमाऊंगा इलेक्ट्रॉन्स, भगाऊंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, अब एक स्ट्रक्चर में ऐसा बनाता हूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, इसको मैं यहां पर बुलाऊंगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, मैं बोलूंगा नाइट्रोजन तू फिर से ले ले इसको। ओके, तो क्या बनेगा, देखो ये बनेगा स्ट्रक्चर, देख लो ऑक्सीजन। ओके, पहले ही डबल बॉन्ड है और एक आ गया ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ये बच गया उसके पास, करेक्ट। ओके, ये अब गया ट्रिपल बॉन्ड, फिर नाइट्रोजन। ओके, ये एक सिंगल बॉन्ड, ये इसके पर चला गया, तो 2 4 6 हो गए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, 3 लोन पेयर्स बन गए, ये बन गया एक स्ट्रक्चर। ऐसे ही अगर मैं इसी का एक यहां पर लेके आऊं, ओके, अब ये भूल जाना ऊपर का। ओके, अब नाइट्रोजन का एक लोन पेयर में यहां पर लेके आओ, या फिर नाइट्रोजन के ऊपर जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है मैं यहां पर लेके आओ, और ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है मैं इस ऑक्सीजन को दे दूं। ओके, इस ऑक्सीजन को दे दूं मैं, तो क्या होगा देखो, तो ये कुछ बनेगा। ओके, एन, ओके, यहां से एक आ गया, तो 1 2 3 3 बॉन्ड बन गए, 1 2 3। ओके, एन के साथ। ओके, तो 3, फिर एन, और ये बच गया सिर्फ। ओके, इसको भूल जाना है एरो को, अब सिर्फ ये बच गया। क्लियर हो गई बात? ओके, और यहां पर एक है, ये यहां पर चला जाएगा, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसा स्ट्रक्चर बन सकता है। ओके, तो ये तीनों भी लुईस स्ट्रक्चर्स करेक्ट है भाई। ओके, एकदम करेक्ट है। ओके, तो मैं इसको ऐसे भी लिख देता हूं, ओके, क्योंकि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ही बन गए अब एक दूसरे के। ओके, इलेक्ट्रॉन का बस क्या हो रहा है, जो एलोकेशन है वो अलग अलग है। ओके, अब इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में या फिर इन लुईस स्ट्रक्चर्स में, जो पॉसिबल लुईस स्ट्रक्चर्स है, इनमें सबसे लोएस्ट एनर्जी वाला स्ट्रक्चर कौन सा है, वो हम अब बता सकते हैं फॉर्मल चार्ज की मदद से। तो आप अगर फॉर्मल चार्ज, यहाँ पर आप सभी एटम्स के ऊपर फॉर्मल चार्ज फटाफट कैलकुलेट कर लेते, फटाफट समझ में आ जाएगा। तो देखो ऑक्सीजन के ऊपर देखो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6। ओके, इसको अब मैं ऊपर करता हूं, देखो 6 माइनस, ओके, नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन लेंगे 2। ओके, तो 6 माइनस 2 4 हो गया, और 4 माइनस कर देंगे हम लोग बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स के साथ डिवाइड बाय 2 करके, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 है, डिवाइड बाय 2 किया तो 3 हो गए, तो 4 माइनस 3 क्या होता है 1। ओके, तो +1 है इसके ऊपर। ऐसे ही नाइट्रोजन के ऊपर भी 5 माइनस, अब नॉन बॉन्डिंग पेयर तो कुछ है नहीं, तो 0, तो 5 माइनस डायरेक्टली हम लोग बॉन्डिंग पेयर से करेंगे, ये 4 बॉन्डिंग पेयर है, 8 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे 4, तो 5 माइनस 4। ओके, 8 डिवाइडेड बाय 2 4 हो गया था, 5 माइनस 4 हो गया +1 फिर से। ओके, और यहां पर देखो ये नाइट्रोजन एटम के ऊपर देखो, ये फिर से 5। ओके, नॉन बॉन्डिंग पेयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, फिर नॉन बॉन्डिंग पेयर में देखो 1 2 3 4 5 6 6 है, तो 5 माइनस 6 हो गया कितना -1, और इस -1 को हम लोग माइनस करेंगे बाय 1। ओके, देखो 2 है बॉन्डेड पेयर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्डेड पेयर में, तो 2/2 1 होता है, तो 5 माइनस 6 -1, और -1 कितना होता है -2, तो इसके ऊपर -2 चार्ज है। ओके, तो देखो फॉर्मल चार्ज इसके ऊपर +1 -2 है। ओके, तो देखते हैं आप इसके ऊपर, देखते फटाफट। तो ऐसी इसी तरह से आप अगर कैलकुलेट करोगे, आप देखो तो 6 माइनस कितना होगा इसका। ओके, फॉर्मल चार्ज में नॉन बॉन्डेड में 4 है, 6 माइनस 4 2, माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, तो 2, तो 6 माइनस 4 2, और 2 माइनस 2 हो गया 0। ओके, ठीक है, इसके ऊपर देखो 5 माइनस 0, और ये है 8, तो 8 बाई डिवाइडेड बाय 2, तो 5 माइनस 4 1 होता है, तो +1। ओके, और इसके ऊपर देखो 5, ओके, नॉन बॉन्डेड 4 है, तो 5 माइनस 4 1 हो गया, और 1 माइनस ये 4 है, राइट, तो 4 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 2, तो 1 माइनस 2 -1। ओके, चलो ठीक है, +1 -1 मिल गया। अब ऐसे ही यहां पर आते तो फटाफट देखते, 6 माइनस कितने हैं, ये 6 0 हो गया, माइनस, अब 0 माइनस कितना, ये 2 है, 2 डिवाइडेड बाय 2 1, तो 0 माइनस 1 -1। ओके, ऐसे ही इसके ऊपर 5 माइनस 0 कितने हैं 8
डिवाइडेड बाई 2 4, ओके, तो 5 माइनस 4 होगा 1, ओके। और ऐसे इसी तरह से इसके ऊपर भी देखो 5, राइट, तो ये 2 है, 5 माइनस 2 होता है 3, और 3 में से हम लोग माइनस करेंगे 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाई 2 3, तो 3 में से माइनस कर दिया 3 को तो हो गया 0। तो देखो अब इन तीनों भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, तीनों भी लुईस स्ट्रक्चर्स में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर +1 -1 +1 -1, तो फॉर्मल चार्जेस इसमें भी कम है, इसमें भी कम है, और देखो +1 माइनस, यहाँ पर देखो +1 और -2, तो इसमें तो फॉर्मल चार्जेस काफी ज्यादा है, ओके। तो इसका मतलब देखो इंडिविजुअल एटम्स पर देखना है, एडिशन नहीं करते बैठना, नहीं तो +1 -1 0 है, +1 -1 0 है, और आप यहाँ पर बोलोगे +1 +2, तो +1 +1 +2 हो गया, +2 और -2 0 हो गया, ये भी तो 0 ही है, ऐसे नहीं, इंडिविजुअल एटम्स की बात चल रही है, तो +1 +1 -2 फॉर्मल चार्ज देखो इसके केस में ज्यादा है, 2 1 1, ऐसे देख लो, 1 1 1 1 0, ओके, तो देखो 1 1 0 1 1 0, तो इनके दोनों के केस में सेम ही है। अब क्या करेंगे, दूसरा वाला नेगेटिव चार्ज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर होगा, वो होगा हमारा लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर। तो देखो अगर मैं इसको मैं 1 मान लू, इसको मैं 2 मान लू, इसको मैं 3 मान लू, तो देखो नेगेटिव चार्ज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर कौन से स्ट्रक्चर में है, इन दोनों में से। अब ये तो गया आउट ऑफ कंसिडरेशन, ये नहीं है अपना लोएस्ट, इन दोनों में से आप दूसरा वाला रूल हम लोग यूज करेंगे क्योंकि टाई ब्रेकर हो गया। तो देखो नेगेटिव चार्ज इस नाइट्रोजन एटम पर है, इस स्ट्रक्चर में, ओके, -1 चार्ज इसके ऊपर है, +1 है, 0 है, और देखो 0 +1 और -1 चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है। अब इसमें देखो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसमें नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ओके, तो बात समझ में आ गई। अब हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज इसमें होगा, वो होगा हमारा लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर, तो ये है हमारा लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर, तो इसका मतलब ये है हमारा मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। तो ये चीज थोड़ी समझने में टेढ़ी थी, ओके, और टेक्स्ट बुक में भी इसको थोड़ा ढंग से समझाया नहीं है, तो इसीलिए मैंने ये थोड़ा एकदम डिटेल में आपको ये चीज समझा दी कि लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर हमें फॉर्मल चार्ज की मदद से मिलते हैं। चलो अब फटाफट ऑक्टेट रूल के लिमिटेशंस देख लेते हैं, ये भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ओके, बाद में ऑक्टेट रूल का किस्सा खत्म, फिर वेस्पर पर हम लोग उड़ी मार सकते हैं। तो यहां पर देखो सबसे पहला इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, बात समझ आ जाए हमें कि भाई सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, कुछ मॉलिक्यूल्स के केस में ऐसा होता है, ओके। कौन से वाले मॉलिक्यूल्स में, जिन मॉलिक्यूल्स में ऐसे एलिमेंट के एटम्स है जिन एलिमेंट के एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 से कम है, राइमिंग हो गया तो जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, ओके, बोरॉन, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 से कम है, ओके। तो ऐसे एटम के एलिमेंट्स जिन भी, मतलब ऐसे एलिमेंट्स के एटम्स जिन भी मॉलिक्यूल्स में है, वो मॉलिक्यूल्स मोस्टली ऐसे पाए जाते हैं कि जिनमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं है, ओके। तो यहां पर देखो लिथियम क्लोराइड, बेरिलियम BeH2, बेरिलियम का हाइड्राइड, बेरिलियम का, बोरॉन का क्लोराइड, ओके, बोरॉन ट्राइक्लोराइड, तो इनमें आप देखोगे ये इनके लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स है, तो आपको दिखेगा, देखो सिंपली ध्यान देना, लिथियम का जो यहां पर दिख रहा है आपको, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स यहां पर है बेचारे के पास, ओके, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में इसको भी बेचारे को बस 2 ही इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं, बाकी इसका सब कुछ खा लिया, ओके। क्लोरीन का तो बेचारे को देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी तो ऐश हो गई, ओके। पर लिथियम के पास कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1, करेक्ट, ओके। हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम 3 होता है तो 2 1, एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसका एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पर आ रहा है, ओके, और क्लोरीन का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ओके, ऐसे इसका ही एक इलेक्ट्रॉन है, ओके, ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे अरेंजमेंट में, लुईस स्ट्रक्चर के अरेंजमेंट में इसका तो ऑक्टेट हो रहा ही नहीं है, 2 ही है, इसमें देखो 4 ही है, ओके, ऑक्टेट नहीं पूरा, इसमें देखो 6 ही है, 1 2 3 4 5 6, ऑक्टेट नहीं पूरा। आप अगर लिख के देखोगे लुईस स्ट्रक्चर्स तो आपको समझ में आ जाएगा, ओके। इनका LiCl BH2 BCl3 का लुईस स्ट्रक्चर लिख लो, आपको एक क्लियर समझ में आ जाएगा कि भाई लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन का ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है, ओके। ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स है BF3 AlCl3, ये भी आप ट्राई करोगे आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, तो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें आप जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करोगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऑड नंबर होगा, ओके। क्लियर हो गई बात। तो अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखो, ये NO, ये NO2, आप अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करोगे तो देखो NO का देखो 5 + 6 11, NO2 का देखो 5 + 6 2 12, तो 5 + 12 होता है, राइट, 17, करेक्ट, ऑड इलेक्ट्रॉन है। इनके आप लुईस
डॉट स्ट्रक्चर्स देखोगे, यहां पर देखो NO NO 2K, तो इनमें आपको सेंट्रल एटम का, जैसे कि यहां पर देखो नाइट्रोजन हमारा सेंट्रल एटम है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 ऑक्टेट पूरा नहीं है। ओके, तो यहां पर भी देखो, ओके यहां पर भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 ऑक्टेट पूरा नहीं है। ओके, तो इनमें भी वो ही गड़बड़ है। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स के केस में ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि इनके सेंट्रल एटम्स ऑक्टेट अटेन नहीं कर पा रहे। ओके, चलो आगे का देखते। एक्सपैंडेड ऑक्टेट, अब ये कुछ अलग है। देखो सेंट्रल एटम ऑक्टेट अटेन नहीं कर पा रहा था, इसलिए गड़बड़ हो रही थी। अब कुछ कंपाउंड में ऐसे कंपाउंड है जिनमें सेंट्रल एटम भाई 8 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स शो कर रहा है। जैसे कि देखो PF5 10 इलेक्ट्रॉन्स है, फास्फोरस के आजू बाजू में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप PF5 का भी आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, आपको यही मिलेगा। ओके, SF6 के केस में 12 है, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर के आजू बाजू में, 8 ही होने चाहिए भाई, ऑक्टेट ही होना चाहिए, एक्स्ट्रा हो रहे हैं। ओके, यहाँ पर भी देखो सल्फर के केस में 4 6, ओके तो यहाँ पर देखो 4 6 8 10 12, करेक्ट, तो 12 इलेक्ट्रॉन से अराउंड सल्फर, ये भी वही गड़बड़ शो कर रहा है। ओके, तो ऐसे कंपाउंड में हम लोग बोलते हैं एक्सपैंडेड ऑक्टेट हो गया है, जिसमें सेंट्रल एटम के पास मोर देन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, अब जो ये वाले लिमिटेशन से देखो, सिंपल चीजें, ऑक्टेट रूल बेस्ड किया गया है नोबल गैसेस के इनर्टनेस पर। नोबल गैसेस के वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, तो इसी वजह से हाँ, जो कॉसेल और लुईस ने बताया कि भाई अगर एटम्स ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर रहे हैं तो ये हो रहे हैं स्टेबल, इनकी एनर्जी हो रही है कम। ओके, पर एक्चुअल में बाद में पता चल गया कि देखो ये ऑक्टेट रूल में तो ये बताया, पर कई सारे नोबल गैस एलिमेंट्स जो है, जैसे कि सेनॉन, क्रिप्टन, ओके, ये ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ मस्त एकदम कंपाउंड्स बनाने शुरू हो गए हैं। ओके, मतलब हमको बाद में पता चला, पर यस ये बना रहे। तो फिर भाई ये जो नोबल गैसेस रिएक्ट नहीं करते, ये इनर्ट होते हैं क्योंकि इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, ये तो चीज सब थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स हो गई, राइट। ये थ्योरी बिल्कुल भी शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में कुछ भी नहीं बताती, मॉलिक्यूल के शेप के बारे में। ओके, यही बताएगी हमारी वेस्पर। ओके, और ये बिल्कुल एनर्जी के बारे में भी नहीं बताती मॉलिक्यूल के। ओके, एकदम चुपचाप है। ओके, क्लियर हो गई बात? टन तो आ गए हम लोग वेस्पर पर। ओके, तो मैं खुश क्यों हो रहा हूं? क्योंकि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज है। ओके, पिछले वाले थ्योरी से तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पर हम लोग स्ट्रक्चर पिक्चर बनाने वाले हैं, तो और मजा आएगा। ओके, तो यहाँ पर ये वेस्पर थ्योरी, अब नाम मैंने एकदम चिंगू कर दिया इसका, पर ये चिंगू नाम कुछ ऐसा इलॉन्गेटेड फॉर्म में है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। ओके, इस थ्योरी का नाम है, तो कंडेंस कर दिया हम लोग ने। अब ये लंबा चौड़ा नाम है, तो आप सोचोगे यार ये नाम पढ़ के ऐसा लग रहा है कि भाई क्या होगा इसमें। कुछ नहीं होगा, बहुत सिंपल है, नाम में ही छुपा है इसका काम। देखो, ये थ्योरी हमें मदद करती है प्रेडिक्ट करने के लिए मॉलिक्यूल्स का शेप। ओके, यहां पर लिख देता हूं, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये जो चीज थी वो लुईस डॉट स्ट्रक्चर से तो पता नहीं चल रही थी, मतलब ऑक्टेट वाली जो थ्योरी थी उससे तो पता नहीं चल रही थी, पर ये हमें बताएगी मॉलिक्यूल का शेप। अब कैसे बताएगी? एकदम सिंपल है, बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शंस। वो इलेक्ट्रॉन पेयर की बात चल रही है जो होंगे वैलेंस शेल में। खत्म, देखो नाम में ही काम बताया था ना मैंने। ओके, तो अब यहां पर आपको कुछ चीजें पहले दिमाग में चिपकानी है। ओके, आगे हम लोग बढ़ने से, क्योंकि हम लोग फटाफट 7-8 एग्जांपल्स देखेंगे वेस्पर के, ताकि आपको चीजें क्लियर कट समझ में आ जाए कि भाई शेप कैसे हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओके, तो पहली चीज है इसमें जो आपको ध्यान से समझनी है, नंबर ऑफ, इसी से शुरुआत होगी। देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन्स। ओके, अब देखो ये भी बहुत ही सिंपल सी चीज है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन्स उतनी होगी जितने होगा नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स। ओके, क्लियर हो गई बात? अब ये जो लोन पेयर वाली बात है, ओके, ये तो नॉर्मली जैसे कि हम लोग लुईस स्ट्रक्चर में लोन पेयर हम लोग देखते हैं, तो हम लोग दो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उनको हम लोग एक लोन पेयर बोलते हैं।
ओके, 2 अनशेड इलेक्ट्रॉन्स को। तो वैसे ही हम लोग यहां पर भी लोन पेयर का कंसिडरेशन, लोन पेयर का काउंटिंग वैसे करेंगे। फर्क सिर्फ यहां पर बॉन्ड पेयर में ये थोड़ी टेढ़ी चीज करवाता है हमसे वेस्पर बोलता है कि भाई देखो, नॉर्मली अगर एक सिंगल बॉन्ड होगा तो हम लोग बोलते हैं एक बॉन्ड पेयर है, अगर डबल बॉन्ड होगा तो हम लोग बोलते हैं 2 बॉन्ड पेयर है, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम लोग बोलते हैं 3 बॉन्ड पेयर है, ओके, इलेक्ट्रॉन्स के। पर यहां पर वेस्पर में भले एक बॉन्ड बना रहा हो, 2 बॉन्ड बना रहा हो या फिर 3 बॉन्ड बना रहा हो, हम बोलेंगे कि भाई बॉन्ड पेयर एक ही है। ओके, अब ये किसके बारे में बात चल रही है भाई? ये लोन पेयर की, बॉन्ड पेयर की। देखो, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन्स ऑन सेंट्रल एटम की बात चल रही है। ओके, वो सेंट्रल एटम जो हमको लुईस स्ट्रक्चर की मदद से मिलता है, करेक्ट। तो इसीलिए मैंने बोला था लुईस डॉट स्ट्रक्चर को मिस मत करना, लाइन में ही आना है, ऑक्टेट समझेंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर को समझेंगे, फिर वेस्पर में घुसेंगे और वेस्पर में इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर सेंट्रल एटम पर जितने भी लोन पेयर्स है और जितने भी बॉन्ड पेयर्स है उनको हम लोग ऐड करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन मिलेगा। बॉन्ड पेयर में हमको बस ये याद रखना है कि भाई सेंट्रल एटम टर्मिनल एटम्स के साथ भले एक बॉन्ड पेयर बना रहा हो, 2 बना रहा हो या 3 बना रहा हो, ओके, उस पर्टिकुलर बॉन्ड पेयर को हम लोग एक ही कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूं फटाक से एकदम, ओके, ताकि आपको डाउट नहीं रहेगा इस वाली चीज में, ये वाली चीज तो क्लियर हो गई रहेगी। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल लिया मैंने, कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बना रहा है, इस ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बना रहा है। पर हम लोग अब जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन कैलकुलेट करेंगे इस मॉलिक्यूल के लिए लुईस स्ट्रक्चर बनाने के बाद, इसका लुईस स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होगा। ओके, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, सॉरी एक्स्ट्रा दे दिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका लुईस स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। ओके, तो लुईस स्ट्रक्चर से पता चल रहा है ये सेंट्रल एटम है। तो ये सेंट्रल एटम जो है हमारा, ये टर्मिनल एटम के साथ यहां पर देखो, इसके ऊपर पहले लोन पेयर देखो, लोन पेयर कितना है? 0, तो देखो 0। फिर बचा क्या? बॉन्ड पेयर देखना है हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन ढूंढने के लिए। बॉन्ड पेयर कितने हैं देखो, अब यहां पर फंसना नहीं है ना, इसलिए मैंने बताया 2 बॉन्ड बना रहा हो भले टर्मिनल एटम के साथ, हम लोग कंसीडर करेंगे 1, भले ही 2 बॉन्ड बना रहा हो 1, तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 1 + 1 2, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन कितने हो गई? 2। क्लियर हो गई बात? ओके, और दूसरी चीज जो आपको समझनी है कि भाई ये जो अरेंजमेंट होगा एटम्स का, ओके, जिससे हमें शेप का पता चल जाएगा, ओके, ये अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इस तरह से होगा कि भाई मिनिमम रिपल्शन हो इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन्स में। ओके, मतलब इन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर्स में जिनको हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात? ओके, और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता दूं यहीं पर कि भाई ये समझना, लोन पेयर के बीच में जो रिपल्शन होता है वो सबसे ज्यादा होता है। ओके, वो ज्यादा होता है देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्शन होता है वो ज्यादा होता है देन बॉन्ड पेयर। ओके, तो ये चीज तो हम लोग अच्छे से समझेंगे कि इस चीज की वजह से क्या गड़बड़ियां हो रही है एग्जाम्पल्स की मदद से। बाकी की चीजें भी हम लोग हर एक एग्जाम्पल में उसकी कुछ टेढ़ी चीज होगी, वो हम लोग टेढ़ी चीज उस एग्जाम्पल में सीख समझ लेंगे ताकि हमको समझने में आसानी हो। एग्जाम्पल की मदद से सीखना थोड़ा आसान हो जाता है, करेक्ट? ओके, चलो तो अब देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल। अभी थोड़ी देर पहले देखा था इसका लुईस स्ट्रक्चर। ओके, तो आप इसका लुईस स्ट्रक्चर बना देना। अब लुईस स्ट्रक्चर बनाते नहीं बैठेंगे, जो चीज सीखी हुई है उसको अप्लाई बस करते रहना है। ओके, तो एप्लीकेशन आप कर दो, पॉज कर दो चाहिए तो, और बाद में देख लेना कि लुईस स्ट्रक्चर करेक्ट बनाया या नहीं है। तो थोड़ा देख भी लिया होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, खुद से बनाने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपने करेक्ट बनाया नहीं बनाया। चेक कर लो, हो जाएगा काम। हर एक स्ट्रक्चर के बारे में ऐसे ही करना, ओके, ताकि आपकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने की प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली होती रहेगी। ओके, तो दिक्कत भी नहीं आएगी आपको वेस्पर में मॉलिक्यूल्स का मतलब शेप प्रेडिक्ट करने के लिए या फिर शेप जानने के लिए। तो इसमें आप शेप ऐसा देखते कैसा हो रहा है। तो ये लुईस स्ट्रक्चर है हमारा। अब लुईस स्ट्रक्चर के हिसाब से मैंने बस ऐसा बना दिया है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर एक्चुअल में शेप नहीं बताती, तो इसको मैं अगर ऐसा भी लिख दूं, ओके, कार्बन है यहां पर, डबल बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन है यहां पर, ओके, और यहां पर और ये ऑक्सीजन जो है लोन पेयर, ओके, लोन पेयर, 2 लोन पेयर, डबल बॉन्ड कार्बन, और फिर यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड, फिर ऑक्सीजन, और फिर 2 लोन पेयर। ऐसे भी अगर मैं लिख दूं इसको तो भी कोई दिक्कत नहीं लुईस स्ट्रक्चर में, ओके, कोई दिक्कत नहीं। पर वेस्पर तो हमें शेप बता रही है ना, और शेप वेस्पर के अकॉर्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड का होता है लीनियर। ओके, लीनियर। अब इसका मतलब शेप होगा कुछ ऐसे ऐसे एकदम लीनियर, जिसमें ऑक्सीजन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा
ये होगा 180 डिग्रीज का। ओके, लीनियर शेप में बॉन्ड एंगल 180 डिग्रीज का होता है। लीनियर मतलब एक लाइन में, तो ऐसे ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। अब ये कैसे पता चला, देखो ये कैसे समझ में आ रहा है, ध्यान से देखना। हम लोग ने क्या पढ़ा था, वेस्पर ने क्या बताया है कि भाई अरेंजमेंट एटम की इस तरह से होगी कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन्स है उनमें कम से कम रिपल्शन जिस स्ट्रक्चर में है वो स्ट्रक्चर होगा करेक्ट स्ट्रक्चर। ओके, और अब ये स्ट्रक्चर जो है ये करेक्ट क्यों है, ये क्यों नहीं करेक्ट है, देखो ध्यान देना। इन दोनों में यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन का ये जो हमारा सेंट्रल एटम है, हम लोग ने क्या देखा था, रिपल्शन कम होना चाहिए बिटवीन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन्स। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन यहां पर मैंने ऑलरेडी बताई थी कैलकुलेट करके, 2 है, राइट, पिछली स्लाइड में। देखो ये एक बस, लोन पेयर तो कुछ है ही नहीं, तो 2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन्स है। ओके, इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन इस तरह से अरेंज होंगे जिसमें सबसे कम रिपल्शन हो। अब यहां पर देखो 180 डिग्री है इन 2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन्स के बीच में, यहां पर देखो 90 डिग्री है, 90 डिग्री। ओके, इन 2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन्स में। अब देखो यहां पर एंगल कम है ना, तो रिपल्शन ज्यादा होगा इनमें, राइट, करीब है तो ज्यादा तो दूर दूर भागेंगे एक दूसरे से। यहां पर ऑलरेडी ये थोड़े दूर है इसके कंपैरिजन में। ओके, तो यहां पर रिपल्शन तो सबसे कम होगा यहां पर। ओके, इसके कंपैरिजन में इसमें रिपल्शन कम होगा। देखो एंगल कम तो रिपल्शन ज्यादा रिपेल करेंगे, करीब है ना तो ज्यादा रिपेल करेंगे, दूर है तो थोड़ा कम रिपेल करेंगे। तो ये कम रिपेल कर रहे, तो ये अरेंजमेंट करेक्ट है, जो हमको एक्सपेरिमेंटली भी मिल जाती है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन जब 2 रहेगा तब ये लीनियर अरेंजमेंट करेक्ट होगी, ये ऐसे वाले अरेंजमेंट करेक्ट नहीं है। ओके, क्यों बताया मैंने, क्योंकि अरेंजमेंट हम लोग एटम का इस तरह से करते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन के बीच में रिपल्शन कम से कम हो। ओके, देखो चलो अब आपको बेसिक समझ में आ गया। अब फटाफट जो भी सिंपल मॉलिक्यूल्स है उनको हम लोग फटाफट उनका वेस्पर के हिसाब से स्ट्रक्चर क्या होता है वो समझ लेंगे। ओके, तो BF3 के केस में लुईस डॉट स्ट्रक्चर ये है। अब इस लुईस डॉट स्ट्रक्चर से हम लोग को क्या पता करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन्स। ओके, तो कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन्स है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। ओके, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर कर देंगे तो मिल जाएगा सेंट्रल एटम के लोन पेयर और सेंट्रल एटम के बॉन्ड पेयर देखने। लोन पेयर तो है नहीं, 0, बॉन्ड पेयर कितने, 1 2 3, 1 2 3, राइट, तो ये 3 है बॉन्ड पेयर्स। ओके, तो क्यों, देखो एक सेंट्रल एटम और टर्मिनल एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम लोग एक ही बॉन्ड पेयर कंसीडर करते हैं, पर ये तो एक बॉन्ड पेयर हो गया ना। इसी तरह से सेंट्रल एटम और टर्मिनल एटम के बीच में ये दूसरा अलग बॉन्ड बन रहा है, तो ये दूसरा बॉन्ड पेयर, ये तीसरा बॉन्ड पेयर, ऐसे। तो जितने भी नंबर ऑफ बॉन्ड बनेंगे, मतलब जितने भी नंबर ऑफ ऐसे बॉन्डिंग होगी सेंट्रल एटम और टर्मिनल एटम के बीच में, उतने होंगे बॉन्ड पेयर। ओके, यहां पर 3 है तो 0 + 3, लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर 3, तो कितना होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन 3। अब इन 3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन को हम लोग इस तरह से कैसे अरेंज करें कि भाई मिनिमम रिपल्शन हो। ओके, तो वो अरेंजमेंट होगा करेक्ट। तो ये तो एक अरेंजमेंट दिख रहा है आपको सामने। ओके, इसमें देखो ये बॉन्ड पेयर और ये बॉन्ड पेयर। ओके, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन, दोनों के बीच में 90 डिग्री है, इसमें और इसमें, इसमें भी 90 डिग्री है। ओके, तो यहां पर 90 डिग्री है तो रिपल्शंस हो रहे, राइट, पर 90 डिग्री है। और कुछ ऐसा अलग अरेंजमेंट है क्या जिसमें इससे भी ज्यादा एंगल हो 2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन में? अगर ज्यादा एंगल होगा तो रिपल्शन कम होगा, राइट। अगर कम एंगल है तो रिपल्शन ज्यादा होगा, राइट। कम एंगल है मतलब करीब है तो रिपल्शन ज्यादा होगा, ज्यादा एंगल है तो मतलब दूर है मतलब रिपल्शन कम होगा। तो अरेंजमेंट है भाई, है। देखो अगर मैं बोरॉन को लूं, ओके, सर्कल बना दूं ऐसे, 3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन है ना, तो मैं इस सर्कल को 3 पार्ट में डिवाइड कर दूं ऐसे, तो देखो मुझे मिल गया। ओके, ये बॉन्ड पेयर, ओके, फ्लोरीन के साथ, ये बॉन्ड पेयर फ्लोरीन के साथ, ये बॉन्ड पेयर फ्लोरीन के साथ। ओके, ये 3 बॉन्ड पेयर, और इन 2 बॉन्ड पेयर या फिर 2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन के बीच में एंगल कितना है 120 डिग्री, तो मुझे मिल गया अरेंजमेंट, राइट। तो ये अरेंजमेंट में देखो 120 डिग्री ज्यादा एंगल मतलब कम रिपल्शन एज कंपेयर टू दिस। यहाँ पर एंगल 90 डिग्री है तो कम एंगल है इसके कंपैरिजन में, तो रिपल्शन ज्यादा है, तो इसमें रिपल्शन ज्यादा, इसमें रिपल्शन कम। कम रिपल्शन मतलब मोर स्टेबल। तो ये अरेंजमेंट होता है BF3 का, जो एक्सपेरिमेंटली भी ऑब्जर्व किया गया है। ओके, तो देखो BF3 ऐसे, ओके। और इस अरेंजमेंट को हम लोग शेप को बोलेंगे ट्राइगोनल प्लेनर। अब ऐसा क्यों, देखो ट्रायंगल जैसे दिख रहा है आपको और एक ही प्लेन में है तो ट्राइगोनल प्लेनर। एंगल मैंने बता दिया 120 डिग्री है, ओके, फ्लोरीन, बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में, सिंपल। ओके, तो अब मीथेन के केस में भी देखो लुईस स्ट्रक्चर तो बन गया अपना, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो अब इसमें देखना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन्स कितने हैं। देखो 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर्स है
शून्य लोन पेयर, जीरो लोन पेयर, 0 + 4 4 हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन कितना है 4। अब इस 4 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन के बीच में कम से कम रिपल्शन हो, ऐसा अरेंजमेंट कौन सा हो सकता है? ये एक सामने आपको दिख रहा है जिसमें 90 डिग्री है, ओके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन के बीच में। और कौन सा अरेंजमेंट हो सकता है? जरा सोचो। बहुत बार आपने सुना होगा ना टेट्राहीड्रन, राइट, CH4, अब तो बहुत बार सुना ही होगा आपने, ओके। तो अगर मैं इस कार्बन को ऐसे अरेंज करूं कि भाई एक जो हाइड्रोजन है, ओके, और ये जो दूसरा जो हाइड्रोजन है ये सेम प्लेन में रहे, ओके, कार्बन के ही, ओके, ये कार्बन है मेरा, ओके, ये पॉइंट कार्बन है मेरा, यहां पर हाइड्रोजन उसी प्लेन में, और यहां पर नीचे सिमिलरली, ओके, दूसरा हाइड्रोजन। तो ये कार्बन बीच वाला, ओके, एक हाइड्रोजन ऐसे, ओके, दूसरा हाइड्रोजन ऐसे, ओके, सेम प्लेन में है ना, देखो एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन है ये। अब जो तीसरा हाइड्रोजन होगा ना, ओके, इसको ऐसे ही रखना दिमाग में, तीसरा हाइड्रोजन आगे होगा ऐसे तुम्हारी तरफ, और चौथा हाइड्रोजन पीछे होगा तुमसे दूर, ओके। तो इसी को हम लोग कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं अपने तरफ, तो ऐसा ये वाला, ओके, ऐसे ये वाली लाइन, ऐसे एकदम ऐसे डार्क सॉलिड लाइन, ओके, जिसमें एंड हमारे तरफ हो, इसलिए ये ज्यादा ब्रॉड होगा अपनी तरफ, ओके। और जो चौथा है वो दूर बोला ना मैंने, तो दूर है मतलब ऐसा छोटा छोटा होते जाएगा, ये हो गया अपना टेट्राहीड्रन, ओके। तो इस अरेंजमेंट में भी अरेंज हो सकता है, और इस अरेंजमेंट में खास बात ये है कि इसमें ये जो हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है ये होता है 109.5 डिग्रीज, ओके। देखो 90 डिग्री से ज्यादा है, 90 डिग्री से ज्यादा एंगल है मतलब दूर है मतलब रिपल्शन कम है, रिपल्शन कम है मतलब इसके कंपैरिजन में बोल रहे हैं रिपल्शन कम है, दूर है वो सब, तो दूर है मतलब रिपल्शन कम है इसके कंपैरिजन में रिपल्शन कम है, तो स्टेबल अरेंजमेंट होगा इसके कंपैरिजन में। तो इसीलिए हमारे CH4 का शेप होता है टेट्राहीड्रन, ओके, टेट्राहीड्रन, ओके, या फिर टेट्राहीड्रल, ओके। तो दोस्तों अब आते हैं PCl5 पर, ओके, मीथेन तक तो हो गया था काम। अब PCl5 का भी आप लीविंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना, कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ओके। इसमें अब ढूंढना क्या है, सेम फटाफट एकदम सेम चीज, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन्स है, ओके। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन सेंट्रल एटम के केस में हम लोग देख रहे हैं, राइट। तो 1 2 3 4 5 बॉन्ड पेयर्स है, लोन पेयर तो बेचारे के पास है ही नहीं। अगर ध्यान से देखोगे तो PCl5 एक्सपैंडेड ऑक्टेट का एग्जांपल है, देखो, राइट, 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, फास्फोरस के पास 8 होने चाहिए, वो सब जाने दो, वो तो हो गया, पर फिर भी देखो 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब यहां पर तो वो छोड़ दो, 5 बॉन्ड पेयर्स है, हमें इससे लेना देना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, लोन पेयर तो 0 है, ओके। तो आपको अभी तक तो क्लियर हो गया रहेगा कि हम लोग अभी तक ऐसी एग्जांपल्स देख रहे हैं जिसमें लोन पेयर 0 है, 0 है, ओके, सिर्फ बॉन्ड पेयर की बात चल रही है। आगे हम लोग देखेंगे जहां पर लोन पेयर भी आएंगे और फिर कुछ ना कुछ खेल में ट्विस्ट लाएंगे, ओके। तो मजा आएगा उस टाइम पर जब लोन पेयर आएंगे, तो थोड़ी देर में आ जाएंगे, देखो 1 2 एग्जांपल के बाद। तो लोन पेयर 0 है, बॉन्ड पेयर कितने हैं 5 है, ओके, 1 2 3 4 5, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन तो अपना 5 हो गया। अब ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन है हमारे पास, तो हम लोग कैसे उनको अरेंज कर पाए कि ताकि मिनिमम रिपल्शन हो। अगर आपको सामने यहाँ पर दिख रहा है, ऐसे में अगर कुछ अरेंज कर दो इसको पेंटागन के फॉर्म में, तो एंगल बहुत इसमें कम है, ओके। तो ये इतना स्टेबल अरेंजमेंट नहीं होता है, ओके, पेंटागन वाला, ये ऐसे एक ही प्लेन वाला, ओके। आप इतना समझ लो, मतलब बस ये समझ लो कि भाई ये इतना स्टेबल अरेंजमेंट नहीं होता, एकदम प्लेनर पेंटागन अपना, ओके। जैसे कि ट्राइगोनल प्लेनर था वैसे नहीं, जैसे कि हम लोग ने मीथेन के केस में देखा कि भाई स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट 90 डिग्री का एंगल था, तो उससे अच्छा टेट्राहीड्रन है क्योंकि 109.5 डिग्री का एंगल है, ज्यादा एंगल मतलब कम रिपल्शन। तो वैसे इसमें भी, ओके, ये ऐसे स्ट्रक्चर में रिपल्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर। अब नाम देख के ना आपको स्ट्रक्चर एकदम क्लिक हो जाना चाहिए, कैसे नाम में ही इसका स्ट्रक्चर छुपा रहता है। ट्राइगोनल मतलब कुछ ट्रायंगल जैसा रहेगा, देखो, ओके। पिरामिडल मतलब ऊपर एक पिरामिड नीचे एक पिरामिड। पिरामिड कैसे होता है, एकदम ट्रायंगुलर शेप ऐसा होता है, 3D वाला, 3 साइड्स होते हैं उसको। तो वैसे ही अगर ऊपर में एक बनाओ पॉइंट, नीचे में एक पॉइंट बनाओ, अगर मैं इसको ऐसे कनेक्ट करूं, ओके, इस पॉइंट से 2 पॉइंट को और तीसरे पॉइंट को भी कनेक्ट करूं, देखो कुछ ऐसे, तो बन गया ना पिरामिड, ऊपर वाला ये नीचे वाला, राइट। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, बीच में हमारा है सेंट्रल एटम, ओके। तो इसका मतलब है ये 3 पॉइंट्स पर, ये 1 2 और 3, ये 3 पॉइंट पर होंगे हमारे 3 क्लोरीन एटम्स, ओके। बीच में होगा हमारा फास्फोरस एटम, और ये एक ऊपर क्लोरीन एटम, एक नीचे क्लोरीन एटम, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होगी। तो मैं यहां पर बना देता हूं फास्फोरस,
ओके, 3 कॉर्नर्स पर 3 क्लोरीन, ओके, जो तीनों भी क्लोरीन एक ही प्लेन में होंगे एक दूसरे के साथ, फॉस्फोरस के साथ सेम प्लेन में, ऊपर एक क्लोरीन नीचे एक क्लोरीन, हो गया अपना PCl5। ओके, तो देखो ट्राइगोनल, ओके, पिरामिडल हो गया, ऐसे एक डॉट कनेक्ट होगा ऐसे, ओके, ये नीचे से आएगा ऐसे। तो यहां पर इसलिए मैंने अच्छे से समझ के दिखाया, यहां पर ये सब चीजें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो हम बस इतना भी ड्रॉ करेंगे ना अपने स्ट्रक्चर में, ये बीच वाले चीजें दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ये शेप ज्योमेट्री दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आप ढंग से सिर्फ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, बात खत्म हो जाएगी। आपको समझने के लिए मैंने बस ये दिखा दिया आपको ड्रॉ करके। ओके, तो बस इतना ही आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए, खत्म। तो इससे आप समझ जाओगे कि भाई ट्राइगोनल पिरामिडल है। ओके, खत्म। अब इसी तरह से आ गया हमारा SF6। ओके, अब यहां पर आप देखोगे लुईस स्ट्रक्चर में, ओके, तो 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड पेयर्स है हमारे पास, कोई लोन पेयर नहीं है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन हो गया 6। अब तो याद हो गया आपको कैसे ढूंढना है, मतलब कैसे समझना है इस चीज को, अरेंजमेंट कैसे समझनी है। अब 6 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन को हम लोग कैसे इस तरह से अरेंज करके भाई मिनिमम रिपल्शन हो, मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो, तो ये अरेंज होते हैं ऑक्टाहेड्रन में। ओके, तो ऑक्टाहेड्रन कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, देखो ऐसे 4 कॉर्नर्स रहेंगे एक ही प्लेन में। ओके, बीच में हमारा होगा सेंट्रल एटम, ओके, और ऊपर एक नीचे एक, तो 4 एटम्स 4 कॉर्नर्स में, ओके, एक ही प्लेन में सेंट्रल एटम के साथ। ओके, बाकी के 2 जो बचे वो एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा। तो ऐसे ही आप समझ लो सल्फर बीच में, ओके, 4 कॉर्नर्स पर 4 फ्लोरीन एटम्स, तो मैं यहां पर फ्लोरीन लगा रहा हूं, यहां पर फ्लोरीन लगा रहा हूं, यहां पर फ्लोरीन, यहां पर फ्लोरीन। ओके, तो देखो आप ऐसे ऐसे इमेजिन करना इसको, ऐसा होता है ऑक्टाहेड्रन। ओके, ये कनेक्टेड, ये ऐसे कनेक्टेड, ऐसे कनेक्टेड, ऐसे कनेक्टेड, ऐसे कनेक्टेड हो गया, ये ऐसे है, ये ऐसे और ये ऐसे। ओके, सिंपली इन 4 कॉर्नर्स को एक दूसरे से जोड़ दो, ऊपर के पॉइंट को चारों कॉर्नर्स के साथ जोड़ दो, नीचे के पॉइंट को चारों कॉर्नर्स के साथ जोड़ दो, बन जाएगा ऑक्टाहेड्रन। ऐसे स्ट्रक्चर में है हमारा SF6, जिसमें बीच में S, 4 कॉर्नर्स पर 4 फ्लोरीन, ऊपर नीचे फ्लोरीन, खत्म। ओके, तो यहां पर देखो, तो दिखाते टाइम पर, स्ट्रक्चर दिखाते टाइम पर हमें बस एटम के बीच का बॉन्ड दिखाना है, ये सब कुछ दिखाते नहीं बैठना है। ओके, वैसे तो आपको समझना ही है, सिर्फ आपको कहीं दिखाने जाना तो है नहीं। ओके, हमें तो नीट में बस पूछेंगे वो लोग कि भाई स्ट्रक्चर क्या है, तो बस समझ लेंगे अच्छे से, तो एग्जाम में फटाफट अपन बता सकते हैं। ओके, तो ये हो गया ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ओके, प्लेन में 4 एटम्स, ऊपर एक फ्लोरीन, नीचे एक फ्लोरीन। ओके, चलो अब आते हैं उन मॉलिक्यूल्स के ऊपर जिनके पास एक या मतलब जिन मॉलिक्यूल्स में सेंट्रल एटम के पास एक या फिर एक से ज्यादा लोन पेयर्स है। ओके, तो शुरुआत करेंगे हम लोग अमोनिया से, एक ही लोन पेयर है ना बेचारे के पास, तो चलो इससे शुरुआत कर लेते। तो यहां पर आप ध्यान से देखना, हमें क्या ढूंढना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन, कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन है, 1 2 3 बॉन्डेड पेयर्स। ओके, 3 बॉन्ड पेयर्स है, एक लोन पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन कितनी हो गई, 4। अब ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन को हम लोग ने, देखो मैंने जानबूझ के वो सिंपल वाले पढ़ाए हैं क्योंकि आपको आइडिया आ जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब रहती है तब हम लोग का कौन सा अरेंजमेंट होता है, स्टेबल अरेंजमेंट जो मॉलिक्यूल्स दिखाते हैं। ओके, नॉर्मली जैसे कि CH4 का केस में था टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, तो हम लोग अमोनिया को भी ऐसे अरेंजमेंट में एक बार देख लेते कि कैसा दिखता है अमोनिया। ओके, तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में ऐसे, ओके, इस आगे एक ऊपर ऐसा एक लोन पेयर, ओके, जो ऑर्बिटल में है, ओके, और नीचे ऐसे हाइड्रोजन एटम्स। ओके, यहां पर यहां पर यहां पर, ये प्लेन में ही है अपने लोन पेयर के साथ, मतलब ये प्लेन में ही है। ओके, आगे मतलब नॉर्मल अपने प्लेन में ही है, नाइट्रोजन के ही प्लेन में ही है। ओके, लोन पेयर का छोड़ दो, नाइट्रोजन के प्लेन में है ये, यहाँ पर ऊपर नाइट्रोजन है, ये वाला आगे है, ये वाला पीछे है, ऐसे बनेगा टेट्राहेड्रन कुछ। पर हम लोग याद रखना वेस्पर में, ओके, हम लोग लोन पेयर को कंसिडर नहीं करते शेप को बताने के लिए। ओके, तो लोन पेयर को भूल जाना है और फिर देखना है कि भाई मॉलिक्यूल किस शेप का दिख रहा है। तो मॉलिक्यूल किस शेप का दिख रहा है, देखो ऊपर नाइट्रोजन चोटी के ऊपर, बाकी के तीनों भी वर्टाइसेस पर, ओके, ट्रायंगल के हाइड्रोजन से, ऐसा तो स्ट्रक्चर पिरामिड का होता है, राइट। ओके, तो इसीलिए हम लोग ट्राइगोनल पिरामिडल बोलते हैं, ट्रायंगुलर है ना, नीचे का बेस ट्रायंगुलर, इसलिए ट्राइगोनल पिरामिडल। जैसे कि PF5 में देखा था ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ऊपर नीचे 2 पिरामिड्स थे, यहां पर एक ही पिरामिड है, तो इसीलिए हम लोग इसको भूल जाएंगे और
इसको भूल जाने के बाद जो शेप दिख रहा है वो होता है असली शेप, मतलब वो एक्चुअल शेप दिखाता है मॉलिक्यूल, वो है ट्राइगोनल पिरामिडल अमोनिया के केस में। ओके, तो ये हमें एक्सपेरिमेंट से भी मिला है। ओके, तो ये हमारे एक्सपेरिमेंट का जो शेप है वो मैच हो रहा है हमारे थेरोटिकल शेप के साथ, जब हम लोग लोन पेयर को कंसिडर नहीं करते, इसलिए हम लोग लोन पेयर को कंसिडर नहीं कर रहे। आगे बात समझ में। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि देखो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट तो है, पर आप देखोगे ध्यान से तो ये हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, ओके, तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, तो दो बॉन्ड्स मिला के कुछ ऐसे एक एंगल हमें बीच में मिल रहा है, हम सबको पता है उसको बॉन्ड एंगल बोलते हैं। तो जैसे कि पीछे वाले सब स्ट्रक्चर्स में हम लोग ने देखा था, जैसे कि सपोज हम लोग बात करें यहाँ पर मीथेन की, तो 109.5 डिग्री है। ओके, अगर मैंने यहाँ पर मिस कर दिया होगा, ओके, तो मैं यहाँ पर बता दूं आपको, ये जो है ना बॉन्ड एंगल, ओके, क्लोरीन फास्फोरस क्लोरीन का, ये होता है 120 डिग्रीज का। ओके, और ये जो बॉन्ड एंगल है, ओके, क्लोरीन फास्फोरस क्लोरीन का, ये वाला, ओके, या फिर मैं ये नीचे से बता देता हूँ, क्लोरीन फास्फोरस क्लोरीन, ये वाला बॉन्ड एंगल, ओके, दिख रहा है आपको, तो ये होता है 90 डिग्रीज का। तो ऐसे तो आपको 2 डिमेंशन में बोलोगे ये बॉन्ड एंगल या फिर ये भी बॉन्ड एंगल, देखो ये भी 90 डिग्रीज का ही है, ओके, ये भी 90 डिग्रीज का ही है। तो जो ऊपर वाले क्लोरीन है वो प्लेन वाले क्लोरीन के साथ 90 डिग्रीज का बॉन्ड एंगल बना रहे, और जो प्लेन वाले क्लोरीन है वो एक दूसरे के साथ 120 डिग्रीज का बॉन्ड एंगल बना रहे। इतना ही आपको समझना है। ओके, यहाँ पर 90 देखो, यहाँ पर भी 90 है। ओके, आप देखोगे तो यहाँ पर भी ऐसे 90 है। ओके, वो 3D में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा 90 डिग्री कैसे हो रहा है। फिर भी मैंने ऐसे थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की 2D में भी। ओके, यहाँ पर 90, यहाँ पर 90, यहाँ पर 90, तो ऊपर वाले क्लोरीन तीनों भी क्लोरीन के साथ, प्लेन वाले क्लोरीन के साथ 90, नीचे वाला क्लोरीन, ओके, यहाँ इसके साथ भी 90, इसके साथ भी 90 एंगल बना रहा है, और देखो इसके साथ भी ऐसे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ओके, तो नीचे वाला भी तीनों भी के साथ 90 डिग्री। ये जो प्लेन वाले जो क्लोरीन है वो एक दूसरे के साथ 120, 120, 120 बना रहे हैं। ओके, वैसे ही अगर SF6 की बात करें हम लोग, तो यहां पर देखना आप ध्यान से, ये 90 डिग्री होता है, सब ये भी 90 डिग्री होता है। ओके, ये भी 90 डिग्री होता है, और ये भी 90 डिग्री होता है। तो हर ये FSF ये बॉन्ड 90 डिग्री, FSF ये भी बॉन्ड 90 डिग्री, FSF ये भी 90, FSF ये भी 90। तो प्लेन में जो फ्लोरीन एटम्स है एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बॉन्ड बना रहे, एंगल बना रहे, और ऊपर जो ये वाले है, ऊपर एक जा रहा है प्लेन के, नीचे एक जा रहा है प्लेन के, ये भी चारों भी फ्लोरीन के साथ ये भी 90 डिग्री का बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड एंगल बनाएगा, और ये नीचे वाला भी चारों भी फ्लोरीन के साथ 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनाएगा। आप ऑक्टाहेड्रन को अगर देखोगे, ओके, इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो बॉल एंड स्टिक मॉडल, आप ध्यान से देखना तो फटाफट आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग एकदम क्रिस्प में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कैसा होता है। आपको अगर डिटेल में और जानना है तो उसके लिए बॉन्ड, मतलब आप वो इलेक्ट्रॉन बॉल एंड स्टिक मॉडल यूज कर सकते हो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा 90 डिग्री ही होता है। ओके, यहाँ से भी आप उनको समझ में आ सकता है, पर यहाँ पर दिक्कत हो रही है तो आप देख सकते हो बॉल एंड स्टिक मॉडल। ओके, तो ये अमोनिया के केस में भी क्या हो रहा है, अब अमोनिया मॉलिक्यूल के केस में टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है तो 109.5 डिग्री होना चाहिए एंगल, ओके, आइडियली, पर होता है 107 डिग्रीज का बॉन्ड एंगल HNH के बीच में। इस HNH के बीच में भी ऐसी 107, ओके, इस HNH के बीच में भी, ओके, ये वाला भी HNH, इसके बीच में भी 107 का ही एंगल है। ओके, ऐसे। तो अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये है कॉन्सेप्ट, मतलब ये चीज है ना, ये वाली चीज पूछी है एग्जाम में। ओके, तो भाई अमोनिया का एंगल इतना होता है, और CH4 का एंगल इतना होता है, और वाटर का एंगल XYZ, अभी हम लोग आगे देखेंगे, इतना होता है। ओके, तो 4-5 स्टेटमेंट्स दिए होंगे, आपको पूछेंगे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई किसका एंगल कितना होता है। ओके, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि एंगल कम क्यों है। अब कम क्यों है उसका रीजन देखते, देखो ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट जो मीथेन का है उसमें 109.5 है, पर अमोनिया का भी ऐसा ही कुछ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ही है, पर फिर भी 107 डिग्री क्यों है। ओके, ऐसे तो ज्योमेट्री इसकी ये है, पर अरेंज कुछ टेट्राहेड्रॉन जैसी हो रहा है, पर फिर भी इसकी एंगल की बॉन्ड एंगल 107 क्यों है, क्योंकि एक्चुअल में ये टेट्राहेड्रन जैसा कंप्लीटली अरेंज नहीं है। ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये जो लोन पेयर है ना, ये सब कुछ खराब कर रहा है। ओके, मीथेन के केस में अगर आप देखोगे तो हमारे पास चारों भी जो हाइड्रोजन, मतलब चारों भी जो कॉर्नर्स पर टेट्राहेड्रन के हाइड्रोजन था। ओके, और हाइड्रोजन कार्बन के बॉन्ड्स थे, तो बॉन्ड सारे के सारे सेम थे। तो ये जो बॉन्ड पेयर जो थे ना हमारे, ओके, तो रिपल्शन क्या था हमारे मॉलिक्यूल में, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर के बीच में, मतलब बॉन्ड पेयर रिपल्शंस थे सिर्फ। अब अमोनिया के केस में देखना, बॉन्ड पेयर्स तो है यहां पर, ओके, बिल्कुल, पर एक लोन पेयर भी आ गया है। अब सिर्फ रिपल्शंस बॉन्ड पेयर्स के नहीं होंगे, ओके,
लोन पेयर का भी होगा। यहां पर सिर्फ बॉन्ड पेयर के रिपल्शन से तो एक दूसरे को समान रिपेल कर रहे थे, तो इसीलिए 109.5 डिग्री एंगल सभी HCH का मिल रहा था हमें। यहां पर ऐसे नहीं होगा ना, क्योंकि यहां पर अब ये जो है लोन पेयर, ओके, इसके वजह से खेल खराब हो जाएगा। इसका रिपल्शन, लोन पेयर का रिपल्शन बॉन्ड पेयर के रिपल्शन के साथ कैसा होता है हम लोग ने देखा था स्टार्टिंग में वेस्पर के, मैंने बताया था, ये चीज याद रखनी है। ओके, लोन पेयर का रिपल्शन ओके बॉन्ड पेयर के साथ, ओके, ये वाला जो रिपल्शन है ये ज्यादा होता है देन बॉन्ड पेयर का रिपल्शन बॉन्ड पेयर के साथ। ओके, अब इसी वजह से ध्यान देना, ये जो लोन पेयर है इस बॉन्ड के पेयर के साथ कुछ रिपल्शन शो कर रहा है। ओके, मैं कुछ अलग कलर यूज कर देता हूं ताकि थोड़ी आसानी होगी समझने में। ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर के साथ ये रिपल्शन कुछ कर रहा है, राइट। इस बॉन्ड पेयर के साथ भी ये लोन पेयर रिपल्शन कर रहा है, इस बॉन्ड पेयर के साथ भी ये लोन पेयर रिपल्शन कर रहा है, राइट। तो ये जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस है ये स्ट्रॉन्गर है, राइट, देन बॉन्ड पेयर रिपल्शंस। ओके, ये बॉन्ड के बीच में जो रिपल्शन हो रहा है, ये बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन हो रहा है, और ये बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्शन हो रहा है, उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर ये है। तो क्या होगा, ये ऊपर से ऐसे प्रेस करेंगे नीचे, ओके, तो पुश करेंगे बॉन्ड पेयर्स को अंदर की तरफ, क्योंकि इनकी रिपल्शन स्ट्रॉन्गर है देन इनकी रिपल्शन। ये भी कुछ ऐसा कर रहे, ऐसे खींच रहे, मतलब दूर जाने की कोशिश कर एक दूसरे से, पर ये वालों की रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से ये बोल रहे कि नहीं भाई, तुमसे ज्यादा हम रिपेल करेंगे। ओके, लोन पेयर बॉन्ड पेयर ये वाले रिपेल ज्यादा करेंगे, तो ये वाला ज्यादा रिपेल करेंगे, तो इसीलिए ये पुश कर रहे हैं अंदर इनको। आगे बात समझ में, पुश करेंगे तो 109.5 डिग्रीज जो एंगल था उससे थोड़ा एंगल कम हो जाएगा और 107 डिग्रीज एंगल बन जाएगा। ओके, क्लियर हो गई बात। अब ये मैंने इतना डिटेल में यहां पर समझा क्योंकि ऐसी ही कहानी कुछ वाटर में भी होती है, उसमें हम लोग फटाक से समझेंगे। ओके, तो देखो अब वाटर के केस में ये इसका लुईस स्ट्रक्चर है, फटाक से आप 2 मिनट में हम पता लगा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन्स कितने हैं, देखो एक बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर है सेंट्रल एटम से एसोसिएटेड, और ये देखो 2 लोन पेयर है, तो इसका मतलब डेंसिटी रीजन्स 4 है। वो ही सेम चीज टेट्राहेड्रन अरेंजमेंट होगा, राइट, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगा, तो ऑक्सीजन बीच में, एक लोन पेयर ऐसे यहां पर, दूसरा ऐसे यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर। ओके, तो ऐसा कुछ टेट्राहेड्रन अरेंजमेंट होगा, आपको दिख सकता है, देखो टेट्राहेड्रन बन गया, देखो। ओके, नीचे ऐसे ट्रायंगल, ऊपर ऐसे सब एक दूसरे को टच है। तो अब इस अरेंजमेंट में फिर से वही सेम चीज, हमें क्या नहीं देखना है, हमें लोन पेयर्स नहीं देखने, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, बॉन्ड पेयर्स देखने और शेप समझना है। तो लोन पेयर को छोड़ दूंगा तो बॉन्ड पेयर कैसे दिख रहा है आप लोगों को, कुछ झुका हुआ है ना, हाइड्रोजन नीचे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड नीचे आ गया है, यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड नीचे आ गया, राइट, तो बेंड हुआ है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसका जो शेप है वो है बेंड या फिर एंगुलर। ओके, छोड़ो एंगुलर जाने दो, सिर्फ बेंड भी याद रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बेंड। ओके, एंगुलर जाने दो, छोड़ दो उसको। तो अब इसमें खास बात यह है कि ये जो HOH बॉन्ड एंगल है ये होता है 104.5 डिग्रीज। अब ये देखो अमोनिया वाला जो बॉन्ड एंगल था HNH, इससे भी और कम है। अब ये इसके वजह से, इसका रीजन क्या होगा, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि अमोनिया से कम क्यों है, या फिर टेट्राहाइड्रल अपना जो मीथेन है उससे भी कम क्यों है, दोनों से भी कम क्यों है, ऐसे पूछ सकते हैं। अब देखो पहले वाले से तो कम क्यों है वो तो आप समझ जाओगे, ओके, जब मैं दूसरे वाले से कम क्यों बताऊंगा। तो अमोनिया से कम क्यों था, अमोनिया में देखो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस थे, ओके, इन एडिशन टू बॉन्ड पेयर रिपल्शंस, ओके, जो होते हैं ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शंस। यहां पर देखो आप ध्यान से, लोन पेयर 2 है तो ये भी दोनों एक दूसरे के साथ रिपेल करेंगे ना, तो यहां पर लोन पेयर रिपल्शंस भी है जो ज्यादा होते हैं, सॉरी लोन पेयर रिपल्शंस भी है जो ज्यादा होते हैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर से भी और बॉन्ड पेयर से भी। अगर बात समझ में, तो ये जो 2 लोन पेयर्स है, ओके, ये एकदम एक दूसरे को, ये जो एक लोन पेयर है, ओके, और ये जो लोन पेयर है, ये 2 लोन पेयर ऐसे टेट्राहेड्रन में एक दूसरे को काफी अच्छी तरह से रिपेल कर रहे हैं ये, ओके, ये वाले। तो इनका रिपल्शन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो इनके रिपल्शन की वजह से क्या कर रहे हैं, ये दोनों ऐसे रिपेल कर रहे हैं ना, तो ये बेचारे इन बॉन्ड पेयर्स को अंदर और पुश कर रहे हैं। ओके, अब देखो एंगल अमोनिया से कम क्यों है, क्योंकि इनका रिपल्शन, ओके, जैसे अमोनिया के केस में लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन था सिर्फ, पर यहां पर तो लोन पेयर रिपल्शन है जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन से ज्यादा होता है। ओके, तो यहां पर ज्यादा रिपल्शन हो रहा है, अमोनिया के केस में कम रिपल्शन हो रहा था इसके कंपैरिजन, तो यहां पर ज्यादा रिपल्शन होगा, तो जाहिर सी बात है ना, अगर रिपल्शन यहां पर ज्यादा हो रहा है, ओके, ऐसे दूर जा रहे, तो इनको भी और अंदर खिसकाएंगे लोग, इसलिए एंगल
कम हो रहा है, तो इसलिए एंगल कम है वाटर के केस में। क्लियर हो गई बात? चलो अब थोड़ा और कॉम्प्लेक्स वाला मॉलिक्यूल देख लेते, इसको समझ लेते। तो SF4 में यहाँ पर लुईस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन है, 4 बॉन्डेड पेयर्स, मतलब 4 बॉन्ड पेयर्स है, एक लोन पेयर दिख रहा है सल्फर का, तो इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन है। ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन को हम लोग अरेंज किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि जो इसलिए मैंने पहले वो सिंपल वाले पढ़ाए थे जिसमें लोन पेयर का कोई नामो निशानी नहीं था, उसमें कैसा अरेंजमेंट था, मिनिमम रिपल्शन वाला ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो इसको भी हम लोग ट्राई करेंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में अरेंज करने की। ओके, तो देखते हैं अब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में कैसे खुद को मतलब स्टेबल कर पाता है या नहीं। पर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में अगर हम लोग अरेंज करेंगे तो भी हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज है। ओके, कि केस किस तरह से ये अरेंज हो। देखो 2 पॉसिबिलिटीज कैसे, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए फटक से। देखो बीच में मैं सल्फर भी रखूं, मतलब बीच में तो सल्फर ही रहेगा, बाकी में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में प्लेन में मैं एक लोन पेयर रख देता हूं। ओके, और बचे हुए बाकी के फ्लोरीन में 4 जो हमारे पास पोजीशंस है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में, वहां पर मैं अरेंज कर देता हूं। ये देखो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में ये प्लेन में एक लोन पेयर, बाकी के 2 फ्लोरीन यहां पर लगा दिए, और ऊपर एक फ्लोरीन, नीचे एक फ्लोरीन। ओके सॉरी, नीचे एक फ्लोरीन यहां पर। अब उसी तरह से यहां पर अगर मैं सोचूं कि मुझे ये जो लोन पेयर है ना, मुझे इसको ऊपर प्लेस करना है। ओके, तो देखो एक अरेंजमेंट तो ऐसे हो गया, यहां पर आप प्लेस कर दो लोन पेयर को, यहां पर कर दो या फिर यहां पर कर दो, दिखेगा तो ऐसे ही कुछ, क्योंकि हम लोग इसको घुमा देंगे तो ये एक कॉर्नर पर है, इसी कॉर्नर पर भी हो या फिर इस कॉर्नर पर भी हो, दिखेगा तो सेम ही है। ओके, आप देख लेना ड्रॉ करके। तो ये तो अरेंजमेंट हो गया, 3 कॉर्नर्स पर तो हो गया। अब एक तो ऊपर या फिर नीचे ऐसे भी लगा सकते हैं ना हम लोग। अगर इसको मैं ऊपर रख दूंगा ना तो जो अरेंजमेंट होगा वो सेम होगा, अगर मैं उसको नीचे रख दूंगा तो भी, क्योंकि आप उल्टा कर दोगे तो सेम ही दिख जाएगा वो। तो मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, फिर मैं सपोज मैं उसको ऊपर ये कर रहा हूं, प्लेस कर रहा हूं लोन पेयर्स को। फिर उसके बाद जो बचे हुए 3 फ्लोरीन एटम्स है सेम प्लेन में मैंने यहां पर लगा दिए, और नीचे बचा हुआ एक फ्लोरीन एटम दे दिया, तो SF4 हो गया लोन पेयर के साथ। ओके, SF4 लोन पेयर के साथ, जहां वहां पर भी देखो SF4 हमारा लोन पेयर के साथ। तो ऐसे ही 2 स्ट्रक्चर्स बन गए। अब इनमें भाई कौन सा ज्यादा स्टेबल है फिर? ओके, दोनों भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, पर स्टेबल ये वाला है। ओके, अब ये वाला क्यों है ये समझ लेते फटाक से। तो ध्यान देना यहाँ पर, ये जो लोन पेयर है, ओके, और ये जो बॉन्ड पेयर्स है, ये बॉन्ड पेयर, ओके, और ये बॉन्ड पेयर, आप ध्यान देना 90 डिग्री रिपल्शंस हमको कितने हैं ये देखने हैं इस केस में। ओके, जिस केस में ज्यादा 90 डिग्री रिपल्शंस है उस केस वो वाला स्ट्रक्चर कम स्टेबल होगा, ज्यादा रिपल्शन कम स्टेबल, सेम लॉजिक। तो दोनों में भी 90 डिग्री रिपल्शंस कितने हैं ढूंढ लेते पहले। ओके, 90 डिग्री मतलब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में 90 डिग्री को कहां पर है, वहां पर जहां पर 90 डिग्री है उसको हम लोग बोलेंगे 90 डिग्री रिपल्शंस हो रहे हैं। ओके, तो यहां पर देखो एक सीधा सीधा दिख रहा है हमें 90 डिग्री, क्योंकि ट्राइगोनल हम लोग जो बाइपिरामिडल वाला स्ट्रक्चर बोलते हैं, यहां पर हम लोग ऐसे समझ में आता है ना, देखो 90 डिग्री रिपल्शन है यहां पर। ओके, फिर और पर आप देखोगे तो यहां पर देखो, यहां से यहां 120 डिग्री है। ओके, यहां से यहां 120 डिग्री है, तो ये 3 फ्लोरीन एटम हो गए, और यहां नीचे वाला देखो, नीचे वाले के साथ भी 90 डिग्री में ही है। ओके, तो ऊपर 90 डिग्री नीचे 90 डिग्री, मतलब 2 90 डिग्री रिपल्शंस यहां पर शो हो रहे हैं इस स्ट्रक्चर में। उसी तरह से आप यहां पर देखोगे जो मैंने बताया था। ओके, बॉन्ड एंगल कितना होता है यहां पर, अगर ऊपर रहेगा तो तीनों के साथ 90 90 और यहां पर भी 90, देखो 90 90 और यहां पर भी 90 डिग्री का। ओके, तो 3 फ्लोरीन एटम के साथ 90 डिग्री रिपल्शन है, इसके साथ तो कोई मतलब 180 डिग्री वाला हो जाएगा, वो हमको नहीं चाहिए, 90 डिग्री रिपल्शन चाहिए। तो कितने, 1 2 3, तो इसमें 3 90 डिग्री रिपल्शन है। अब बाकी आप समझ गए होंगे, आप समझदार उतने हो ही। ये देखो यहाँ पर कम है 90 डिग्री रिपल्शन, यहाँ पर ज्यादा है 90 डिग्री रिपल्शन। तो कम 90 डिग्री रिपल्शन मतलब कम रिपल्शन मतलब ज्यादा स्टेबल, तो इसीलिए इस कंपैरिजन में ये ज्यादा स्टेबल है, और इसीलिए अपना ये अरेंजमेंट होता है SF4 का। ओके, अब इसमें ध्यान देना, शेप ना हम लोग कैसे देखते हैं पता है सबको, अभी लोन पेयर को छोड़ के तो शेप कैसा होगा। देखो आपने बचपन में सीसॉ खेला होगा, तो देखो ये बीच वाला सेंटर वाला जो S है ना, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं। ओके, ये बीच वाला पॉइंट होता है सीसॉ का। आपका एक दोस्त यहां पर बैठा हुआ है, आप यहां पर बैठे हुए हो, तो मैं इसको ऐसे कुछ दिखा दूं, फ्लोरीन को यहां पर। ओके, ये 2 फ्लोरीन को मैंने बस ऐसे सीधा कर दिया। ओके, तो एक तरफ आप, एक तरफ आपका दोस्त, एक तरफ आप, एक तरफ आपका दोस्त, और नीचे ये 2 स्टैंड्स तो चाहिए ना भाई, नहीं तो ये बीच वाला इसको सपोर्ट कैसे मिलेगा। तो देखो दिख गया, सीसॉ ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो ऐसा सीसॉ स्ट्रक्चर है। अब मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, टेक्स्ट बुक में भी ऐसी है, सीसॉ स्ट्रक्चर होता है SF4 का। ओके, क्लियर हो गई बात। तो ऐसे भी याद रखने को बहुत ईजी हो जाएगा ये। ओके, अब आते हैं BrF3 पर। अब BrF3 के केस में ये लुईस स्ट्रक्चर है,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन्स कितने, 1 2 3 बॉन्ड पेयर्स प्लस 2 लोन पेयर्स, मतलब हो गए 5 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन। फिर से वही कहानी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब यहाँ पर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हम लोग अरेंज करना चाहे तो इसमें 3 अरेंजमेंट हो गए। अब ये फटाफट देख लेते हैं, आपको एक बार समझ में आ गया ना एक चीज, तो आपको दूसरी वाली सेम चीज समझने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। करेक्ट। तो मैं ब्रोमीन यहाँ पर लिख देता हूँ। अब ये 2 लोन पेयर्स को मैं कुछ ऐसी तरह से अरेंज कर सकता हूँ कि भाई ये 2 लोन पेयर सेम ही प्लेन में हो। ओके, फिर बचे हुए फ्लोरीन ऐसे सेम प्लेन में 2 लोन पेयर, तो बचे हुए एक पोजीशन पर मैंने एक फ्लोरीन लगा दिया, नीचे एक फ्लोरीन ऊपर एक फ्लोरीन। इसी तरह से ब्रोमीन यहां पर लिख दिया मैंने। अब एक लोन पेयर को मैं रख देता हूं प्लेन में, एक को ऊपर भेज देता हूं। ओके, तो मैंने सपोज यहां पर ये वाले लोन पेयर को प्लेन में रख दिया, ओके, एक को ऊपर भेज दिया। ओके, फिर बाकी बचे हुए पोजीशंस पर फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, तो हो गया BrF3। ओके, और एक पोजीशन और एक में कर सकता हूँ, राइट, जिसमें मैं दोनों को भी ऊपर नीचे रख सकता हूँ, दूर दूर भाई, दूर दूर जाओ एक दूसरे से लोन पेयर्स। ओके, ऐसे फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। ओके, तो अब इन तीनों भी स्ट्रक्चर्स में कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? अब इसमें ना देखो, जो भी स्ट्रक्चर में हमारे लोन पेयर्स इक्वेटोरियल प्लेन में है, अब देखो ये जो है ना हमारा, इसको ऐसे दिखा देता हूं। ओके, ये ट्राइगोनल प्लेनर का जो ट्रायंगल है ना, जो प्लेन में होता है, उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। जो ऊपर वाला और नीचे वाला है उसको बोलते हैं एक्सियल। ओके, एक्सियल प्लेन, ये ऐसे, ये ऊपर वाला और नीचे वाला प्लेन। तो जो भी इक्वेटोरियल प्लेन में जब भी हमारा लोन पेयर है, वो वाला स्ट्रक्चर होता है ज्यादा स्टेबल। ओके, इन तीनों के केस में जो भी स्ट्रक्चर के पास, मतलब जो भी स्ट्रक्चर में इक्वेटोरियल रीजन में लोन पेयर्स होंगे वो ज्यादा स्टेबल है। ओके, तो इसके पास ही इक्वेटोरियल रीजन में दोनों भी लोन पेयर्स हैं। ओके, इसमें इसके पास एक है पर एक ऊपर है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, दोनों भी एक्सियल प्लेन में। अब देखो इक्वेटोरियल प्लेन में है तो ज्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि इक्वेटोरियल प्लेन में होने की वजह से लेस लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस होते हैं। ओके, तो इन एज कंपेयर टू इन दोनों के, ओके, जिनमें इक्वेटोरियल प्लेन में लोन पेयर्स नहीं है, उनके कंपैरिजन में इसमें लेस लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, देखो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और इसी वजह से फिर लेस है तो क्या होता है, मोर स्टेबल। करेक्ट। अब इंटरेस्टिंग बात ये है, ओके, ये तो आप पी ब्लॉक में भी देख लोगे कि ये जो BrF3 का स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि मैंने बताया ये वाला करेक्ट है अपना। ओके, तो ये यहां पर एक लोन पेयर, यहां पर एक लोन पेयर, और फ्लोरीन के जो हमारे बॉन्ड बन रहे फ्लोरीन के साथ, उसमें ना ये तो ठीक है, ये वाला और ये वाला थोड़ा झुक गया रहता है ऐसे। ओके, तो बॉन्ड एंगल जो है ना वो 90 डिग्री नहीं रह पाता, वो 86 डिग्री हो जाता है। ओके, फ्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड एंगल 86 डिग्री हो जाता है। इन लोन पेयर रिपल्शंस की वजह से ये बॉन्ड्स खिसक जाते हैं, ऐसे नीचे झुक जाते हैं, ऊपर वाला नीचे झुकेगा, नीचे वाला ऐसे आएगा ऊपर। ओके, तो 86 डिग्री बन जाएगा इसका एंगल। क्लियर हो गई बात? अब लास्ट वाला देखते हैं, ICl2-। अब मैंने जानबूझ के अनायन वाला ले लिया, अनायन का भी हम लोग को याद, मतलब क्लियर हो जाएगा। अनायंस अगर दिए रहेंगे कहीं पर और उसका शेप हमें अगर समझना होगा तो आपको ऐसे भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि अनायंस का भी हम लोग शेप बता सकते हैं वेस्पर से। ओके, तो चलो देखते हैं, अनायंस का भी बता सकते हैं, वैसे कटायंस का भी बता सकते हैं। करेक्ट। तो आप टेक्स्ट बुक में देखोगे ही CH4 के जैसे ही NH4+ का भी शेप टेट्राहेड्रल ही होता है। ओके, क्योंकि उसमें भी कोई लोन पेयर नहीं होता, चारों भी बॉन्ड पेयर्स होते हैं, अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल। ओके, अब ऐसे ICl2- के केस में ये है लुईस स्ट्रक्चर, 2 बॉन्ड पेयर्स 3 लोन पेयर्स, राइट, तो हो गए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन 5। अब 5 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो इसका आप डायरेक्टली स्ट्रक्चर ही देख लो आप। ओके, इसमें ज्यादा ये समझने वाली बात, इसमें ज्यादा समझना नहीं है। ओके, सॉरी, ये वाला। ओके, आयोडीन हम लोग यहाँ पर रखेंगे। ओके, और सबसे स्टेबल अरेंजमेंट ऐसा होता है, देखो इक्वेटोरियल प्लेन में तीनों भी लोन पेयर्स और एक क्लोरीन ऊपर एक क्लोरीन नीचे। तो अब देखो पिछले वाले स्ट्रक्चर में कि यहां पर जो हम लोग ने लोन पेयर बताए, उसके बाद जो शेप बनेगा ना वो होगा अपना शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, ये वाला शेप। ओके, अब आपको कैसे दिख रहा है, ये कुछ टी जैसा दिख रहा है, टी, पर टी कैसा हुआ है, टी के जो टी का जो ऊपर का डंडी है ना वो झुक गया है, तो हम लोग इसीलिए BrF3 के शेप को बोलते हैं बेंट टी शेप। ओके, अब इसको आप आगे ही लिख दो। वैसे ही इसके केस में देखो, लोन पेयर्स को छोड़ दो तो सीधा सीधा सिंपल स्ट्रेट दिख रहा है हमें, राइट, तो इसीलिए हम लोग इसके शेप को बोलते हैं लीनियर शेप, इसका लीनियर शेप होता है। क्लियर?
बस इतना ही समझना था हमें वेस्पर में। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग इस वीडियो के एंड पर आ गए हैं। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी जो भी मैंने इस वीडियो में आपको पढ़ाया है। ओके, और आपको मजा भी आया होगा पढ़ने के लिए। ये सब वेस्पर वाला जो स्ट्रक्चर्स वगैरह थे, ओके, फॉर्मल चार्ज का जो कॉन्सेप्ट था वो सब चीजें, तो जो आप अभी तक पढ़ चुके हो, आपको अगर कुछ उसमें दिक्कत है, कुछ डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आपको अगर अच्छे से समझ में आ गया तो वो भी आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। मैं आपके कमेंट्स का जरूर वेट करूंगा। तो तब तक के लिए, जैसे कि आप सभी को पता है, लर्नो मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो पढ़ते रहो, स्टे ट्यून। बाकी के कॉन्सेप्ट हम लोग अगले कॉन्सेप्ट ऑन वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।